जी सर। जी सर। कुछ लोग और भी अभी ज्वाइन करें, बस 1 मिनट और। असल में ये जो नॉन प्रीमियम स्लॉट है ना, इसमें 40 मिनट ही अलाउ करता है ये। और मैंने बहुत सारी चूंकि मीटिंग्स ले ली हैं, ट्रेनिंग के पर्पज से भी 4-5 ट्रेनिंग दिया था स्टेट लेवल पे और कॉलेज लेवल पे, अलग से नर्सिंग स्टाफ और इसका सारी चीज़ों का, इसलिए मेरा एग्जॉस्ट हो गया है। तो इसलिए 40 मिनट्स में ये जो है ना एक बार ख़त्म करके और फिर ये दोबारा स्टार्ट करना पड़ रहा है। ओके, हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। आवाज आ रही है ना हफीज? यस सर, यस सर। ओके, तो दिस वाज द प्रिंसिपल इन्वॉल्व, जिसमें मिनिमाइजेशन होना चाहिए, सेग्रीगेशन ऑफ सोर्स है, स्टोरेज किस तरह से आप करें, ट्रांसपोर्टेशन जरूरी, ट्रांसपोर्टेशन 2 लेवल पे हो सकता है। एक तो आप पता चला कहीं वार्ड से उठाया और कहीं कोई पॉइंट से उठा के और को अपने ही हॉस्पिटल में उस जो बिन है उस बिन तक पहुंचाने में भी ट्रांसपोर्टेशन होता है। दूसरा एक ट्रांसपोर्टेशन बड़े लेवल पे होता है। उस सेटिंग से जो आप देखिएगा, आप लोग जो इंशाल्लाह लॉकडाउन के बाद आएगा तो आपके कॉलेज में भी डेली आएगी वो टीम। अभी मामला चल ही रहा था, क्लर्क कोडेड बिन से वो लाने ही वाले थे, इंस्पेक्शन करके गए थे। 8 या 10 जगह हम लोग ने पॉइंट्स रखे हैं उसको, तो जिसमें जहाँ भी हम लोग को प्रोड्यूस होता है ओपीडी आईपीडी और कुछ जैसे नाडोमो है या फिर रीजनल जो आपका सेटिंग है, वहाँ पे भी जो कचरा प्रोडक्शन होता है, तो इस तरह से पॉइंट्स हमने रखे हैं। तो जैसे ही आपका खत्म होता है ये लॉकडाउन, उसके बाद वो टीम आएगी और डेली पिकअप करेगी। ठीक है, तो आप लोग उसको फिर देख सकते हैं बहुत इजीली, छोटे लेवल पे आप लोग इसको देख सकते हैं। इसमें जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल है, जो वो एक छोटा सा हिस्सा है टेक्नोलॉजी का, चूंकि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है, उसकी वजह सिर्फ इसलिए होती है कि कम से कम ह्यूमन जो है ना, इंसान का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट कम से कम हो। अगर आपको आपका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट कम होगा तो कम से कम आप जो है ना वो उससे जो वेस्ट होता है उससे आपको इन्फेक्शन या फिर आपको ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज या कोई इंजरी बहुत कम से कम होगी। ठीक है, वेस्ट मैनेजमेंट का जो टेक्नोलॉजी में मेनली आपको क्या ध्यान देना है कि सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट। आप बहुत बड़े लेवल पे अगर जाइएगा दुनिया के दूसरे हिस्सों में, तो वहाँ पे मशीन ही इस्तेमाल होती हैं वेस्ट को मिनिमाइजेशन करने की, वेस्ट को सेग्रीगेट करने की, और उसके अंदर जो जितने भी हैजार्डस सब्सटेंस होते हैं ना, उसको कम से कम करने की जो मशीन्स होती है इस्तेमाल होती है। एक जो बहुत बड़ी चीज होती है वो ये है कि आप आवाज कट गई। आ रही है ना? कट रही है सर आवाज। हाँ आ रही है, अब आ रही है। और एक जो सबसे बड़ी चीज होती है वो होती है कि ऑडिट। ऑडिट का मतलब होता है कि आप का कितना कचरा प्रोड्यूस हो रहा है, उस कचरे को आप कैसे हैंडलिंग करते हैं। ठीक है, जैसे फाइनेंशियल ऑडिट होती है ना, उसी ऑडिट से कई घोटाला पता चला कि इतना आपका बजट था, उसमें से कितनी सारी चीजें आप इस्तेमाल कर पाए या नहीं कर पाए। ठीक है, इसी तरह से जो ऑडिट होता है वो आपका कचरा ऑडिट भी होना चाहिए। कचरा यानी वेस्ट ऑडिट से ये पता चलता है कि किस तरह का कचरा आपके सेटिंग्स में प्रोड्यूस हुआ और उसको किस तरह से यूटिलाइज किया, फाइनेंशियल क्या इन्वॉल्वमेंट हुआ। सरकार एक बड़ा सा बजट देती है आप उसको डिस्पोज ऑफ करने का। आपको पता है अभी अपने कॉलेज में जो इंफॉर्मेशन आया था कि आपका कॉलेज बंद किया जा रहा है, सिर्फ कचरा मैनेजमेंट यानी बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट आपके अच्छा नहीं है, तो हम लोग ने पेमेंट किया। तो मुझे लगता है कि अब तक हम लोग 1 लाख प्लस उसको दे चुके हैं और 1-1.5 लाख का और उनको सिक्योरिटी मनी अभी देना है। प्रोसेस के अंदर है, सेंट्रल को थोड़ा सा प्रोसेस भी इसका बहुत मतलब कि सही से नहीं होता है, जिसकी वजह से हम लोग को इस चीज की दिक्कत हो रही है कि सरकार इसको आसान भी करे इस मसले में। तो ये भी डिपेंड करता है, पूरे ऑडिट में वो सारी चीजें होती है, किस तरह कचरा प्रोडक्शन हुआ, आप इसको कैसे हैंडल कर रहे हैं और किस तरह से आप उसको फाइनेंशियल यूज कर रहे हैं। ये जरूरत क्या होती है कि अभी जैसे आपको हॉस्पिटल के लिए NABH लेना है, सर्टिफिकेशन लेना है, तो उस कंडीशन में ये सारी चीजें आपको शो ऑफ करनी पड़ेगी, सारा रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। तो हर इन सारी चीजों में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है।
इसमें जो ट्रीटमेंट मेथड है ऑटोक्लेविंग है, मैंने आपको बताया कि ऑटोक्लेव्स होती हैं। अच्छा, ऑटोक्लेव में क्या करना है, इसमें प्रेशर और टेम्परेचर दोनों मैक्सिमम लेवल पर रेज करके काम करता है। इसमें आपको देखिएगा वेपर्स वगैरह भी इस्तेमाल होते हैं। केमिकल डिसइंफेक्शन जो बताया हमको, हाइड्रोक्लेव यानी वाटर का इस्तेमाल होता है, माइक्रोवेव्स हमने बताया आपको, इंसिनरेशन बताया। ये सारी टेक्नोलॉजी जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो होती है ना, उससे अप्रूव टेक्नोलॉजी जो इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कॉल्ड द इन्वॉल्वमेंट ऑफ हायर टेक्नोलॉजीज। तो ये पूरे प्रोसेस के अंदर टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल, गाड़ी आपने देखा होगा आजकल जो इस्तेमाल होती है बहुत सोफिस्टिकेटेड होती है, क्लोज्ड होती है पूरी तरह से, और डायरेक्ट ही उसको पूरे के पूरे यूनिट को उठा के अपने उसमें रख लेती है। इसमें इंसान को मैनुअल कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो प्रोडक्शन से लेके उसके सेग्रीगेशन से लेके स्टोरेज से लेके इसके डिस्पोज ऑफ करने के पूरे तरीके में जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, उसका बड़ा रोल है। इसलिए डिपेंड करता है कि आपका बजट क्या है, या फिर आप किस तरह से उस चीज को, पिछले भी जो बात किया था कि इन सारी चीजों का दारोमदार किस पे है, वो आपके बजट से लेके आपकी जो एटीट्यूड है उस पर भी डिपेंड करता है। जो अप्रूव ट्रीटमेंट मेथड्स है ये सारे जो हमने बता दिया आपको, ये कुछ साइंस हैं। आप देखिएगा कि जो भी मेडिकल इक्विपमेंट्स या हॉस्पिटल में जो चीजें होती हैं, या फिर खेती के लिए या जानवरों के लिए इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स होते हैं इंसानों के लिए, उस पर इस तरह के आपके वो साइंस पड़े रहते हैं। वेरी टॉक्सिक पे ये जो आप देख रहे हैं स्कल का और हड्डी का बना रहता है, साइटोटॉक्सिक्स पे बजाबता ये लिखा रहता है। बायो हेजार्ड्स के लिए बहुत जरूरी है कि वो सारी चीजें जो बायो हेजार्ड्स हैं उस पर ये सिंबल बना हो और बजाबता नीचे लिखा हो बायो हेजार्ड्स। रिसाइकलिंग जहाँ पे ये डब्बे आपको पड़े होंगे, बिन के ऊपर भी इवन ये लगा रहता है कि ये जो लेटर बिन है, ये जो कचरा का जो स्टोर करने, वेस्ट स्टोर करने वाला डब्बा है, इस डब्बे में सिर्फ वैसी ही चीज डालें जो रिसाइकिल हो सकती है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान देना है, बीइंग ए स्टूडेंट आपको लोगों को भी बताना है। और दूसरे ये कि एज ए पब्लिक अवेयरनेस भी चीजों को पता होना चाहिए लोगों में कि किसी साइन का क्या मतलब। जैसे ट्रैफिक रूल्स में आपने देखा होगा कि उसमें किसी साइन का क्या मतलब है, जेब्रा क्रॉसिंग क्या है। जेब्रा क्रॉसिंग से पीछे गाड़ी रोकना है, लेकिन हम लोग खूब चढ़ के उसी पे गाड़ी रोकते हैं। अगर पुलिस चाहेगी तो आपको फाइन कर सकती है। इसलिए इसी तरह कुछ सिंबल्स यूज होते हैं इसमें, तो उसको आपको जानना है। अगर इस तरह के सिंबल्स लगे हों, बायो हजार्ड्स लगा हो, तो आपको चौकन्ना हो जाना है कि बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, ये ज्यादा दिक्कत हो सकती है। रिसाइकल्स को देख के आपको पता कर लेना है। तो लोग अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं, एक मिनट। अरे यार, इस सिंबल्स को आपको समझना है। इस तरह के कचरा आपने प्रोडक्शन यूनिट पे देखा होगा, जहां भी कि एक राइट हैंड में देखिए आपने ब्लड से भरा हुआ जो यूनिट है उसको फेंक रहे हैं लोग। लेफ्ट साइड में देखिए कचरा भर गया, उसके बाद भी लोगों ने उसके ऊपर रख रखा है इसको। ठीक है, ऐसे नहीं करना है। 2/3 अगर भर जाता है तो फिर क्लोज कर देना है। बाकी अगर कुछ उसके बाद आ रहा है तो उसको फिर से पॉलिथीन में पैक करके उसके ऊपर डब्बे के ऊपर रख देना है। ठीक है, आपको इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि वो सही जगह पे पहुंचे, सही कलर कोडिंग के हिसाब से पहुंचे। शार्प अगर कहीं पे आप देख रहे हैं जिसमें निडल हो सकता है या फिर स्काल्पेल हो सकता है, इन सारी चीजों को जो होगा, द मस्ट बी कलेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ जनरेशन इन अ लीक प्रूफ एंड पंक्चर रेसिस्टेंट कंटेनर, जिससे कोई चीज बाहर ना निकले, पंक्चर ना हो। जैसे आपने पॉलिथीन वेस्ट उसमें थैले में रख दिया तो वो निडल्स बाहर निकल जाएंगे, शार्प बाहर निकलेगा। तो उसका डब्बा थोड़ा सा सॉलिड होता है जिससे बाहर ना निकल सके। कंटेनर मस्ट बेयर द इंटरनेशनल बायोहजार्ड सिंबल एंड एप्रोप्रिएट वर्डिंग्स। देखिए वो सिंबल्स रखा हुआ है, उसके नीचे बायोहजार्ड्स भी लिखा हुआ है। ठीक है, कंटेनर्स शुड नेवर बी कंप्लीटली फिल्ड नॉर फिल्ड अबव द फुल लाइन इंडिकेटेड ऑन द बॉक्स। उसमें लाइन बना रहता है, उसके ऊपर नहीं जाना है। 2/3 मैक्सिमम एक डब्बे में नहीं भरना है। उसकी वजह क्या होती है कि पूरे ट्रांसपोर्टेशन के दौरान हो सकता है कि वो पूरा आपका डब्बा ब्रेक कर जाए और वो चीजें बाहर निकल जाए, या फिर अंदर ही गाड़ी में टूट गया तो दूसरे टाइप ऑफ वेस्ट से वो मिक्सअप हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि 2/3 से ज्यादा ना बने। उस पर एक लाइन बनी रहती है अंदर, जब दिखेगा इस डब्बा को तो वहां से उससे ज्यादा आगे ना जाए। इस तरह का कचरा आप देखिएगा कि मिक्सअप कर दिया हमने, पेपर वेस्ट को, ग्लव्स को और उसमें प्लास्टिक्स को, उनको मिक्सअप नहीं करना है, उनको अलग रखना है। इस तरह के आपको देखिएगा जहां भी पानी चढ़ता है या फिर इंट्रावेनस दवाएं चलती है, इस तरह का कचरा आपको जनरेट होता है। यहाँ पे बॉडी फ्लूइड्स देखिए, और वो जो ब्लड चढ़ता है उसके दोनों का आपको दिखाया गया है। इस तरह के शार्प और 3 तरह के कचरा, इसमें एक शार्प है, निडल्स आप देख सकते हैं, दूसरा प्लास्टिक का कुछ चीजें हैं जो बायोडिग्रेडेबल है, और एक है आपको तीसरा ऊपर देखिए ना, वो है आपको मेटल्स है जिसमें लेड इस्तेमाल हो रहा है। इन तीनों को आपको सेग्रीगेट करके अलग अलग रखना है, नहीं तो फिर वो दिक्कत करेगा आपको। इस तरह के नैपकिन्स वगैरह होते हैं जो बच्चे के पीडिया वार्ड्स में होते हैं, तो उसको सेपरेट अलग जगह रखना है। ये देखिए ये बहुत अच्छा तरीका है कि नीचे का जो बायोहजार्ड्स का सिंबल वाला जो बॉक्स है वो जब भर जाए तो आप उसको ऐसे ही ऊपर नहीं फेंक देना है। ऊपर जब बाहर जो ज्यादा कचरा प्रोड्यूस हो जाए तो उसको अलग से सेपरेट पॉलिथीन में करके उसके ऊपर रखना है। इसका ध्यान हमेशा रखना है।
वो कभी भी जो ना बाहर टर्न अप होकर बाहर निकलता हुआ ना दिखना चाहिए। इस तरह से सिरिंजेस वगैरह होती हैं जो अंदर होती हैं, तो उसके ऊपर सिंबल्स लगे होते हैं फ्रिज के ऊपर, तो आपको पहले पता चल जाना है कि उसके आसपास खाने की चीजें, या जैसे आईपीडी में आप रह रहे हैं, वहाँ काम कर रहे हैं, तो आपको जो ईटेबल्स हैं उसके साथ मिक्सअप करके नहीं रखना है आपको। When you mix infectious waste and regular solid waste together, you are not permitted to separate them. एक बार आपको लगता है कि infectious नॉन इन्फेक्शियस मिक्सअप हो गया, या दोनों की जो कलर की अपनी कोडिंग थी वो 2-3 आपस में मिक्सअप हो गई, तो उसको वैसे ही छोड़ दीजिए। फिर आपको सेपरेट करने की कोशिश नहीं करनी है उस चीज को, ठीक है। पूरे के पूरा वंस कंबाइंड द एंटायर कंटेंट्स आर कंसिडर्ड इन्फेक्शियस वेस्ट। थोड़ा सा भी अगर नॉन इन्फेक्शियस में इन्फेक्शियस मिल गया है, तो आप समझ लीजिए कि पूरा का पूरा आपने वो जो नॉन इन्फेक्शियस है उसको आपने इन्फेक्ट कर दिया है। तो आप फिर आप कोशिश नहीं करना है आपको किसी भी हाल में कि आप इसको अलग करना, छोड़ दीजिए वैसे ही। फिर वो फाइनल जहाँ पे डिस्पोज ऑफ प्लांट है वहां पे जाके उसको अलग कर लिया जाएगा, वहां भी एक बार वो लोग सेग्रीगेट करते हैं। व्हाट आर द बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट्स, इसमें प्लानिंग्स बहुत जरूरी होती है कि आप इस पूरे प्लानिंग्स में डिपेंड करता है आपके विलिंगनेस से लेके आपके ऑडिट तक, इस पे डिपेंड करता है। देखिए जैसे आप अपने कॉलेज की बात ले लेते हैं, हम लोग क्यों नहीं कर पाए पहले इस प्लांट को? ना करने की वजह ये थी कि जो हमारी अथॉरिटी है या हम जो उसमें सब लोग शामिल है, उनकी विलिंगनेस नहीं थी, वो समझते ही नहीं थी कि जो वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है इसका कुछ कर भी सकते हैं इसमें। जबकि बॉडी जो बॉडी के पार्ट्स भी होते हैं, हिजामा का प्रोसेस कर रहे होते हैं, या फिर हम लोग वेनिसेक्शन कर रहे होते हैं, इसमें भी देखिए बॉडी के कुछ पार्ट्स निकलते हैं, फ्रूट्स निकलता है, कुछ स्किन का पोर्शन निकलता है, या फिर इंटरवेनस कहीं दवा अगर वार्ड वगैरह में इमरजेंसी कहीं पे इस्तेमाल हो जाती है, इन सबको डिस्पोज होना चाहिए। बहुत सारी केमिकल्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे इसमें डिटर्जेंट्स टाइप की चीजें या सरफेस को साफ करने वाली चीजें इस्तेमाल करते हैं, या बहुत सारी हमारी खुद की दवाएं होती हैं जो हर हर उससे केमिकल रिलीज होती हैं, या फिर दवाएं खराब हो जाती हैं, या उस दवाओं का रैपर, ये सारी चीजों को डिस्पोज करने का कोई प्लांट नहीं होने की वजह क्या थी? सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि हम लोग की विलिंगनेस नहीं, कि छोड़ो हम लोग को क्या करना है इसमें। ये बहुत डिपेंड करता है सेल्फ मोटिवेशन ऑफ द अथॉरिटी। जो भी अथॉरिटी इसको डील कर रही होती है, अथॉरिटी हमारे यहाँ जो हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट है, या प्रिंसिपल साहब है, या डॉक्टर्स हैं, या ओपीडी इंचार्ज है, या फिर आपको ऑफिशियल स्टाफ है, उनकी मोटिवेशनल नहीं थी इसके पीछे, इसलिए नहीं कर पाए। या फिर कहीं भी किसी हॉस्पिटल में अगर बेहतरीन मैनेजमेंट है, तो इसका मतलब है कि जो अथॉरिटी उसको डील कर रही है उसकी विलिंगनेस मोटिवेशनल लेवल बहुत अच्छा है। इन्वेस्टमेंट यानी कि इसमें पैसा नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है, या फिर आप सोच रहे हैं कि यार क्यों इसमें खर्चा करें, बेकार का दीवार के पीछे तो हम फेंक ही दे रहे हैं इसको। अपना कॉलेज चूंकि ऐसा है कि उसमें 3 फेज जो है वो दिखता है लोगों को, ज्यादा प्रोडक्शन नहीं होता है। पीएमसीएच के बाहर पहले ये होता था कि जो भी डिपार्टमेंट है उसके पीछे फेंक दिया जाता था, लेकिन अब स्ट्रिक्ट रूल हो गया, हॉस्पिटल बंद करने तक की बात हो गई है। आपको सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगा, आईसीसी क्रेडेंशियल्स या फिर आपको एनएबीएच जो मिल रहा है आजकल हॉस्पिटल को, वो नहीं मिलेगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए डिपेंड करता है कि इसमें जो पर्सन डील कर रहा हो, या जो प्लेस जहाँ पे जिस शहर में हो, या फिर उसका रूल्स कैसा है, वो आदमी कितना मोटिवेटेड है, या यू अथॉरिटी कितनी, या गवर्नमेंट आप ले लीजिए कितना ज्यादा उसको उस मसले को डील कर रही है। तीसरा सबसे बड़ी चीज कि उसके पास इतने पैसे हैं भी या नहीं। अब तो खैर गवर्नमेंट के स्ट्रिक्ट रूल है कि आपको ये प्रोसेस करना ही करना है, ये आपको बेसिक नीड, अगर नहीं आप करते हैं तो आपके हॉस्पिटल को, क्लिनिक को, या आप नर्सिंग होम्स को आपको उसको परमिशन नहीं मिलेगा, बंद कर दिया जाता है, ठीक है। उससे आगे बड़ी चीज होती है रेगुलेशन बॉडी होती है, आइडेंटिफाइंग नोडल पर्संस। जो आदमी इसको रेगुलेट कर रहा होता है, आपको कैसे पता चला कि गवर्नमेंट तिब्बी कॉलेज इसको नहीं कर रहा होता है? उनके पास रिकॉर्ड होगा कि लोग नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये उसमें जो कमिटीज होती है, ठीक है, इन्फेक्शन कंट्रोल यस कमेटी सर। होती है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट जो है ना, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट कमेटी होती है, जो सेंट्रल की होती है, स्टेट की होती है, जो स्टेट में गवर्न करता है, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इन कमिटीज को की जिम्मेदारी होती है कि रेगुलर चेकअप रखे सारे हॉस्पिटल्स का, चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट को, या क्लिनिक्स का, या जहां भी इस तरह के लैब्स हो, रिसर्च चल रहा होता है कि ये लोग सही मानों में जो सही बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का जो ट्रीटमेंट प्रोसीजर उसको सही से देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। दूसरे, वेस्ट का सर्वे होना चाहिए, पता होना चाहिए कि एक सिटी से आप कितना जनरेट हो रहा है। पटना में भी इस तरह की कोई स्टडी नहीं होनी है। अगर आप लोग कोई ये आता है, आई मीन के पीएसएम आ जाता है, पीजी इंशाल्लाह जो चांसेस है कि इस साल आ जाए, तो कोशिश होगी कि उसमें आने वाले पीजी से हम ये सर्वे भी करवा सकते हैं, उनकी रिसर्च का पहले हो सकता है। अगर पटना में उधर मुझे लगता है कि पहली दूसरी स्टडी होगी, अभी तक स्टडी कोई हुई नहीं पटना में। तो इस तरह का अगर सर्वे हो, स्टडी हो, तो फिर हमको पता होगा कि कितना जनरेट होता है, कितने प्रोसीजर सही वाले इस्तेमाल हो रहे हैं। इस हिसाब से हम मेजर्स ले सकते हैं।
इवैल्यूएशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस, अगर पहले से टेक्निकल, जैसे पहले आपने देखा होगा कि जो हॉस्पिटल वेस्ट के अलावा जो म्युनिसिपल वेस्ट है उसमें जो ट्रैक्टर्स वगैरह इस्तेमाल होते हैं, आज के दिन में 99% ट्रैक्टर्स को रिप्लेस कर दिया है अच्छी गाड़ियों ने, जो वेल इक्विप्ड जो है ना, डस्ट डस्टलेस जो व्हीकल्स है उसने रिप्लेस कर दिया। इसी तरह से बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में भी जो गाड़ियां हैं उसकी हालत सुधरी है, जो ट्रीटमेंट प्लांट है वो अच्छा हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन सही हुआ है, जो स्टोरेज है सेग्रीगेशन लोगों का लेवल अच्छा हुआ है, ठीक है, इसका ऑडिट हो रहा है, ट्रेनिंग्स दिए जा रहे हैं ऐसे लोगों को, ट्रेनिंग किनको किनको जहां से आपका वेस्ट प्रोडक्शन हो रहा है वहां से लेके पूरे प्रोसेस में, आई मीन के जहां भी आपको वेस्ट का वो हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है और जहां पे इसका मैनेजमेंट हो रहा है, इस पूरे मैनेजमेंट में, इस पूरे प्रोसेस में आपको जो लोग इन्वॉल्व हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि एक मिनट कुछ डिस्ट्रप्शन आ गया है, या फिर जो स्टाफ इन्वॉल्व है या जो पूरा ट्रांसपोर्टेशन टीम इन्वॉल्व है, वो मेडिकल हो सकते हैं, नॉन मेडिकल हो सकते हैं, ये पूरे प्रोसेस में जितने लोग इन्वॉल्व हैं सबको एक ट्रेनिंग दी जाए कि वेस्ट मैनेजमेंट आप किस तरह से करते हैं, इसका रख रखाव कैसे होना चाहिए, ठीक है। तो इस पूरे ट्रेनिंग के दौरान इन सबको ट्रेनिंग देना है ताकि अच्छे से उसको, आप देखिएगा कि कभी कभी एक लॉट बनता है या फिर हॉस्पिटल के दौरान ही 6 महीना पे 3 महीना पे ट्रेनिंग शेड्यूल होता है, जिसमें सब डॉक्टर से लेके अधिकारी से लेकर नीचे आपको वार्ड वाइज तक सबको ट्रेन किया जाता है किस तरह से आप कचरा को हैंडलिंग करेंगे। अपने यहाँ भी प्रोसेस बन रहा है, जब प्रोसेस हो जाएगा तो हम लोग को भी ट्रेन करना पड़ेगा, टीम आएगी तो उसको ट्रेनिंग का प्रोसेस आपको वो क्या कहते हैं प्रोसेस होगा। उसमें जो सबसे बड़ी चीज है वो सेग्रीगेशन का इम्प्लीमेंटेशन है, अलग अलग डब्बे में, बिन में और उसमें लेटर में आप कचड़े को रखें, एंड रिपोर्टिंग एंड फीडबैक। अगर इस तरह की कोई चीज हो कि जैसे मान लिया आपको कोई टॉक्सिस रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में कुछ लीक हो रहा हो, तो इसको तुरंत आपको रिपोर्ट करना है अथॉरिटी को, अदरवाइज नहीं तो आपने देखा कि छोटे लेवल पे भी अगर लीकेज होता है तो किस तरह की भोपाल गैस ट्रेजेडी आप देख सकते हैं, या फिर आप देख रहे हैं कि अभी जो कल विजा में हुआ परसों, इस तरह की चीजें आपको हो सकती है। या फिर आपको ऐसा प्लांट है जहां पर रेडियोएक्टिव सब्सटेंस रखे हुए हैं या फिर दवाएं ज्यादा लेवल पर रखी हुई है, ब्लीच रखा हुआ है, अगर वो लीक आउट हो रहा है तो ब्लास्ट के चांसेस हैं, जलने के चांसेस हैं, रिकॉर्ड्स मेंटेन वो खराब हो सकता है, इन्फेक्शन तो आपस में एक दूसरे को फैल सकता है, आपने किसी का ब्लड सैंपल रखा वहां दिक्कत हो गई, फट गया या कोई दूसरी तरह की चीजें हो गई, तो ये जरूरी है कि आप उस तरह को रिपोर्ट करें। और एनुअल ऑडिट जो होता है उसमें रिव्यू वो चीज होगा कि आप पिछले साल में हमने कितना कचरा प्रोडक्शन हुआ, उसमें क्या टेक्निक्स अपनाया हमने, कितना बजट और बढ़ाने की जरूरत है या सफिशिएंट है। तो ये पूरा पूरा मैनेजमेंट के अंदर ये प्लानिंग जो प्रोग्राम्स होते हैं ना, ये 11 के 11 पॉइंट्स उसमें जरूरी होती हैं, जो आपको पूरे मैनेजमेंट में डिपेंड करता है कि किस तरह के मैनेजमेंट आप कर रहे हैं या पॉलिसीज क्या आप अपना रहे हैं, उस पॉलिसीज कितनी इफेक्टिव है और उस पॉलिसीज की वजह से आपका मैनेजमेंट कितना साउंड है और इको फ्रेंडली है। ये देखिए कलर कोडिंग का जो आपको बुक में है ना, लेटेस्ट वाला है। इसके अलावा ये इसलिए इसको डालना जरूरी है कि ये लेटेस्ट वाला आपको देखना जरूरी है कि किस कलर के बिन में किस तरह का आपको वेस्ट रखना है। येलो में, जो येलो कलर का होता है उसमें आपको ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट रखना है, एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट रखना है, सॉलिड वेस्ट रखना है, एक्सपायर्ड या डिस्कार्डेड मेडिसिन रखनी है आपको, केमिकल वेस्ट रखना है उसमें, केमिकल वेस्ट ऑन द प्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल्स एंड यूज इन द डिस्कार्डेड डिसइंफेक्शन, केमिकल लिक्विड वेस्ट इसमें जाना चाहिए, माइक्रोबायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी एंड अदर क्लिनिकल लेबोरेटरी से जो वेस्ट तैयार होता है वो इसमें सब जाएगा। इसकी इंटरनल डिटेल्स है, फिर इसमें किस तरह का कैबिन इस्तेमाल होता है, किस तरह का ट्रीटमेंट प्रोसीजर इसके लिए किया जाता है, वो भी आगे इसको डिटेल में आप देखिएगा आएगा। इसको थोड़ा सा जब हम शेयर कर देंगे तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आप लोग पढ़ लीजिएगा। रेड में आपको क्या होना चाहिए, कंटामिनेटेड वेस्ट रिसाइकलेबल जो होनी चाहिए वो डाल सकते हैं। व्हाइट ट्रांसलूसेंट जो कलर होता है उसमें आपको वेस्ट शार्प इंक्लूडिंग मेटल्स, जो आप देखा होगा कि निडल्स है या फिर आपको सिरिंजेस है या फिर आपको स्काल्पेल है या इस तरह के जो मेटल्स के आपको शीशे की चीजें इस्तेमाल होती है वो ब्लू में चली जाएगी, ग्लास वेयर सब इसमें चला जाएगा। मेटेलिक बॉडी जो इम्प्लांट्स वगैरह बॉडी के अंदर डालते हैं वो सारी चीजें आपको इसमें ब्लू में आ जाएगी। तो ये एक पूरा एक चार्ट है, इसको बार बार पढ़ लीजिएगा, इससे क्वेश्चंस भी बनते हैं, ठीक है। अब इसके रिलेटेड कुछ रूल्स हैं कि बैग्स को कैसे अलग रखना है, जो स्टैंडर्ड्स हैं उस तरह के आपको बैग्स इस्तेमाल करने हैं, केमिकल ट्रीटमेंट जो है ना आपको कौन कौन दवाएं इसमें इस्तेमाल होती है, किस तरह से उसको रिडक्शन एंड म्यूटिलेट कर सकते हैं, डेड फीटस किस में जाएगा, या फिर आपको साइटोटॉक्सिक ड्रग्स है उसका कैसे इस्तेमाल होगा, ठीक है, या उस ड्रग्स को कैसे आप रेसिडुअल्स जो डिस्कार्डेड मटेरियल्स है उसको कैसे करना है, ठीक है, ट्रीटमेंट्स के प्रोसेस, इंस्टॉलेशंस वगैरह, सिरिंजेस कहाँ इस्तेमाल हो, बायोमेडिकल वेस्ट जो हाउस होल्ड लेवल पे होता है उसको कैसे आप डील कर सकते हैं। तो ये दोनों पार्ट्स को आप लोग जब हम शेयर करेंगे
तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, फिर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो हम एक बार पढ़ लीजिएगा, तब क्वेश्चन अराइज होगा, फिर उस पर बात करेंगे इंशाल्लाह। एक आसान समझने के लिए हमने कैटेगराइज कर दिया है शेड्यूल को। आप देखिएगा कि किस कलर में किस कैटेगरी की चीजें किस कलर में जाएगा और कौन सा डिस्पोज ऑफ प्रोसेस में इस्तेमाल होगा। इस स्लाइड में आप लोग देख सकते हैं इसको। तो इससे क्या फायदा होगा आपको कि आगे जो हम बताएंगे किस कलर में किस चीजों को डालना है, तो इस पूरी जो कैटेगरीज है 1 to 10 तक सिर्फ वो कैटेगरीज लिख जाएंगी। कैटेगरी फर्स्ट में एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट रख दिया, कैटेगरी 2 में हमने रखा है एनिमल वेस्ट, 3 में माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी वेस्ट हो गया, 4 में आपको वेस्ट शार्प हो गया, 5th में डिस्कार्डेड मेडिसिन एंड साइटोटॉक्सिक ड्रग्स हो गया, कैटेगरी नंबर 6 में सॉलिड वेस्ट वो जो इंसिनरेशन या ऑटोक्लेविंग या माइक्रो वेविंग से इस्तेमाल हो, और 7th में वो सॉलिड वेस्ट जो केमिकल से या ऑटोक्लेविंग वगैरह से जनरली जो वेट ऑटोक्लेविंग या केमिकल से वो डिस्पोज ऑफ होता है। 8 में लिक्विड वेस्ट आता है, 9 में इस तरह से आपको जो इंसिनरेशन ऐश होता है, कचरा जलाने के बाद प्रोड्यूस होता है वो होता है, 10 में आपको केमिकल वेस्ट होता है वो जिसको आप इस्तेमाल करते हैं। इस कैटेगरी को ध्यान रखिएगा, तब आके जाके नेक्स्ट स्लाइड में आपको पता चलेगा कि किस कलर में क्या डालना है। जैसे आपको देखिए येलो कलर आपने देखा ना, येलो कलर में आपको जो डालना है वो कैटेगरी 1, 2, 3 एंड 6 है। तो कैटेगरी 1, 2, 3, 6 में क्या है, अगर आप देखिए 1 में देखिएगा तो 1 में एनाटॉमिकल वेस्ट हो गया, 2 में आपको एनिमल वेस्ट हो गया, और आपको 3 में आपको क्या हो जाएगा, 3 में हो गया माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी जो निकलता है, और 6 में आपको निकल गया सॉलिड वेस्ट, वो जो ऑटोक्लेविंग या इंसिनेशन के थ्रू हो गया। इसी तरह रेड में देखिएगा 3, 6 एंड 7। तो 3 में कौन सा आता है, 3 में आता है आपको बायोलॉजिकल वेस्ट हो गया, 6 में आपका सॉलिड वेस्ट हो गया, सॉलिड वेस्ट में वो वेस्ट जो आपको डिसइंफेक्शन के थ्रू होता है, और 7 में आपको आ गया सॉलिड वेस्ट वो वाला जो डिसइंफेक्शन के थ्रू और केमिकल ट्रीटमेंट क्या आता है वो में। ब्लू जो व्हाइट जो ट्रांसलूसेंट उधर देखा उसमें 4 एंड 7 कैटेगरीज में जाता है। 4 में आपको जो है ना जो वेस्ट आता है 4 नंबर में, वो वेस्ट है आपको वेस्ट शार्प वाला वो जाता है, और 7th नंबर में सॉलिड जो डिसइंफेक्शन मटेरियल ऑटोक्लेविंग और उसके हिसाब से जाता है। इसी तरह ब्लैक एक इस्तेमाल होता है, आगे देखिएगा उसमें जिसमें 5, 9 एंड 7 नंबर। तो ये जो नंबर पीछे वाला अगर आपको याद होगा, 5 में डिस्कार्डेड मेडिसिन एंड साइटोटॉक्सिन्स होते हैं, और 9 में आपको इंसिनरेशन ऐश होता है जो कचरा तैयार होता है जलाने के बाद कोई चीज, खास के आपको इंसिनरेशन प्रोसेस के बाद, और केमिकल वेस्ट आपको 10 में जाता है। तो ये इस कलर को फिर आगे जब देखिएगा तो रेड कंटेनर्स में आईवी सेट्स, ट्यूबिंग, ब्लड एंड यूरिन बैग, सिरिंजेस होगा। किसी भी हाल में इसमें जो है शार्प नहीं मिलना चाहिए। इसी तरह येलो में आप देखिएगा तो इसमें किसी भी हाल में प्लास्टिक ये सब बैग्स नहीं आने चाहिए। इसमें स्वैब आएगा, सॉइल बैंडेज एनाटॉमिकल वेस्ट आएगा एनिमल का या फिर इंसान का, सैनिटरी पैड्स वगैरह जो इस्तेमाल हुआ है जिसमें आपको बॉडी फ्लूइड्स आए वो इसमें आ जाएगा। निडल्स एंड एम्प्यूल्स, जो एम्प्यूल्स होता है जिससे आप दवा लेते हैं इंजेक्टेबल फॉर्म में, पेरेंटल रूट में जो दवा होता है, टू बी पुट इन द सेपरेट पंक्चर्ड बिन प्रोवाइड। जो रेड वाला हमने दिखाया था बायो हजार्ड्स लिखा था 230 भरना है, उसमें ऐसा हो जिससे बाहर पंक्चर्ड होकर बाहर ना निकले, ये ब्रेकअप ना हो, इसका खास कर ध्यान रखना। ब्लैक वाले में हमको पेपर एंड प्लास्टिक पैकेजिंग, अनसॉइल्ड प्लास्टर कास्ट जो प्लास्टर उसमें निकलता है ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट से वो डाल सकते हैं। किचन वेस्ट जो हॉस्पिटल के जो किचन से वगैरह चीजें निकलती है वो आप इसमें डाल सकते हैं। डॉक्टर्स को हमेशा ये ध्यान रखना है 4-5 मिनट और कि डू नॉट डिस्पोज ड्रेसिंग इन पेशेंट्स व्हेन यू आस्क फॉर डिस्पोजल बैग्स। कभी भी आप जो ना जो आप जो पहन रखा है गाउन्स वगैरह, तो पेशेंट्स के सर्जरी या फिर उसके ट्रीटमेंट के बाद जो उसका जो कचरा जहाँ पे रखा है वेस्ट रखा है उससे मिक्सअप आप मत कीजिए, ठीक है। चूंकि जो गाउन्स हैं ये सब रीयूज होते हैं, जो आपको पेपर वेस्ट तो नहीं आप कहते हैं, जो क्लोथ वेस्ट होते हैं रीयूज होते हैं, तो उसको मिक्सअप नहीं करना। इंश्योर ऑल द प्लास्टिक एंड ग्लव्स आर कट एंड पुट इनटू द ब्लीच सॉल्यूशन। एक बार जो आप ग्लव्स और ये सब सारी चीज उसको कैंची से काट देना है, तब जाके आप उसको डालना है, ठीक है। इंश्योर ऑल यूज इंजेक्शंस आर कट यूजिंग निडल कटर। देखिएगा निडल कटर होता है, फिर वो छोटा सा इंसुलेशन बॉक्स होता है उसमें डाल के उसको डाल देते हैं। इंश्योर कंप्लायंस ऑफ दिस स्कीम ड्यूरिंग वार्ड। डॉक्टर का पूरा की जिम्मेदारी होती है कि वार्ड में या ओटी में आपको सारी चीज इंश्योर करना है, ध्यान रखना है, या आप नीचे जो आपको वर्कर्स उनको बताना है कि सही से हो जाता है। नर्सेज की कुछ ड्यूटीज है कि नर्सेज जो है वो जितने भी वेस्ट है उसको सही जगह से रखे, येलो बिन वाले में डाले, जो आपको ग्लव्स है उसको काट दे, जो ग्लव्स की उंगलियां है उसको काट के फिर उसके अंदर में रखे। पेशेंट से के ट्रीटमेंट के दौरान या दवा देने के वक्त वार्ड में जो भी चीजें हैं उसको सही बिन्स में रखें। इसी तरह लैब टेक्नीशियन की जरूरत है कि वो अपना सही से ग्लव्स पहने, वो बहुत एंजाइटी में या फिर जो है एंथुजियाज्म में काम नहीं करें। जो शार्प नीडल्स है उसको बहुत सारे आपको दिखेगा पैथोलॉजी लैब में बिना ग्लव्स के ही सैंपल कलेक्शन शुरू कर देते हैं,
कि मुझे तो आएगा ही नहीं, इस कंडीशन में उसको डिजीज होने के चांसेस और हाईली इन्फेक्शियस डिजीज जो एड्स है या फिर आपको हेपेटाइटिस है, ये सब फैलने के चांसेस होते हैं। इसी तरह से आपको वार्ड बॉयज की जरूरत है कि वो अक्सर दिखेगा कि जो ट्रॉलीज वगैरह से सामान आप कचरा जो ढो रहा होता है, तो उसकी ट्रॉलीज का एक एक पहिया चल रहा है, दूसरा घिसटता चला जा रहा है। इस चक्कर में क्या होता है कि वो लीक आउट होता है। ठीक है, तो इनको भी समझाने टाइम टाइम से ट्रेनिंग होती है, इनको बताना है कि ग्लव्स को काट देना है, जो भी आप देख रहे हैं ग्लव्स ये सही से पहने, शूज जो पहने ये मोटा हो, लेदर के अलावा ये थोड़ा सा उसमें नीचे में जो है मेटल्स लगे हो ताकि इसको कोई चीज के अंदर बॉडी में घुसे नहीं। ये पूरा एक चार्ट है कि क्या क्या चीजें हम करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इससे बचने के लिए। सो इट वाज ऑल अबाउट द बायोमेडिकल वेस्ट। इसमें कोई भी क्वेश्चंस अगर आप लोग को आ रहे हैं, मैं ओपन कर रहा हूँ इसको, तो आप पूछ सकते हैं। और थोड़ा सा इसलिए बढ़ाते हैं कि जल्दी जल्दी खत्म हो जाए, 1 से 2 क्लास में ये नहीं जाना चाहिए। क्लास में भी आप लोग कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप इसको पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो आ रही है आप लोगों को? नहीं, आपकी वीडियो नहीं आ रही सर। अच्छा कोई बात नहीं, आवाज साफ आ रही है ना? तो आ रही है, चलिए, कुछ भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आप लोग पूछ सकते हैं किसी भी तरह का। सर बोलिए। सर जैसे सर जो एक रेड जोन होता है और ऑरेंज जोन होता है, सर इसका टीम अलग अलग होगा, इसका ट्रांसपोर्ट अलग अलग होता होगा। हाँ नहीं, ट्रांसपोर्ट तो एक ही व्हीकल ले जाती है लेकिन सेपरेट बॉक्सेस को अलग अलग रखती है। पूरे ट्रांसपोर्ट के दौरान आपकी ये पूरी जो चीजें होती है अलग अलग सेग्रीगेट होती है, उसको मिक्सअप नहीं होना है। इसलिए तो कहते हैं कि जो प्लास्टिक बैग्स है उसमें करके रखना है, या फिर आपको ज्यादा शार्प है तो वो लीक प्रूफ आपको कंटेनर में रखना है ताकि लोगों को ताकि पूरे प्रोसेस के दौरान ये मिक्सअप ना हो। विजिट तो एक ही बार आएगी गाड़ी, आपको बायोमेडिकल वेस्ट लेने के लिए एक ही बार गाड़ी आती है, लेकिन ट्रांसपोर्ट के दौरान वो सेग्रीगेशन जिस तरह होता है उस तरह से पूरे ट्रांसपोर्ट के दौरान वो मिक्सअप ना हो। ठीक है, सारे कलर्स लेने की अलग अलग गाड़ियां नहीं आती, एक ही गाड़ी आती है जो पूरे लेके जाती है आपको। आप लोग देखिएगा इंशाल्लाह इसी साल स्टार्ट हो जाएगा। घर से जो कचरा सब लेके जाता है नाला से निकाल के उसको फेंक देता है, हाईवे के पीछे बगल में कहीं खाली जगह पे फेंक देता है उसको। हाँ नहीं, वो देखिए ये सबसे जो है ना खतरनाक मेथड है, और ये विलिंगनेस और आपके ट्रेडिशन डिपेंड करता है कि बिहार में लोग या आपके शहर में लोग इस कचरा को किस तरह से लेते हैं। तो ये उनकी तरफ से जो है ना ये गलत रवैया होता है, जबकि इसके लिए एक स्पेसिफिक साइट होता है हर शहर में। पहले मोइनुल हफीज स्टेडियम के बगल में था, अब ये आपको छज्जू बाग के आसपास चला गया उधर। ठीक है, जहां तहां नहीं फेंकना है उसको। जो घर से या नाला से जो कचरा ले जाता है ना, वो तो सबसे बुरा तरीका है पटना में कि निकाल के रोड पे डाल देते हैं नाला के बगल में, और तब तक उसको रिडक्शन का प्रोसेस, नेचुरल रिडक्शन का प्रोसेस फॉलो करते हैं बिहारी लोग, खुद जब तक न सूख जाए। उस दौरान आप देखिएगा कितना एक्सीडेंट होता है, उससे गुजरने में कितना नॉक्सियस होता है वो लोगों के लिए, कितनी दिक्कत होती है, उसकी बदबू फैलती है। जबकि तरीका ये था कि उसको उसी वक्त ट्रांसपोर्ट कर देना है वहां से निकाल के। ठीक है, तो वो जो म्युनिसिपल वेस्ट मैनेजमेंट तरीका है यहाँ पे बिहार में ये बहुत खराब है। पटना में अब तो मशीन अच्छी गाड़ी आ गई, फिर भी नाला से निकलने वाला कचरा वो लोग सही से उसको डील नहीं करते हैं। जी बोले, एनीवन? सर इन्फेक्टेड के बारे में बताए थे कि बहुत सारी चीजें जो है ना मुतादी होती हैं, उनमें से HIV का C ग्रुप बताए थे कि C जो है ना वो मुतादी होती है। तो HIV के कितने ग्रुप होते हैं, कितने किस्म होती है सर? HIV ने हेपेटाइटिस का ग्रुप हमने बताया था। ठीक है, कि हेपेटाइटिस के 4 ABC और एक और मिक्सअप में D भी कह लेते हैं लेटेस्ट में। तो उसमें जो C होता है और B होता है, ये आपको जो भी ट्रीटमेंट के दौरान, जो प्रोसीजर्स के दौरान कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज हुआ या बॉडी फ्लूइड्स मिक्सअप हुई किसी वजह से, एक आदमी जो इन्फेक्टेड है उसका नॉन इन्फेक्टेड में, या तो पेशेंट टू पेशेंट हो सकता है, या पेशेंट टू लैब टेक्नीशियन, या पेशेंट टू डॉक्टर हो सकता है, पेशेंट टू दूसरे मेडिकल जो वर्कर्स वो हो सकता है। तो इस दौरान में तो C और B के अलावा मुतादी नहीं है सर?
लेकिन इस रूट से नहीं फैलता है, वो वाटर के रूट से फैलेगा, ए वाला खास के वाटर रूट से फैलता है, मुताद्दी है वो, लेकिन हॉस्पिटल में अच्छा जो फैलता है जी ये दोनों हॉस्पिटल में इस्तेमाल होने वाली चीजों से फैलता है। अच्छा सर, ओके सर। और कोई सवाल, कोई दिक्कत समझने में, कुछ और तरह से मैं पढ़ाना स्टाइल बदलना चाहिए, आप लोग कुछ भी कहें। नोट्स मुझे लगता है कि थोड़ा सा ज्यादा इसलिए मैं इसमें लिख दे रहा हूँ ना कि क्लास में तो हो जाए, ताकि आप तक ये पहुंचे तो कंप्लीट नोट्स आपका तैयार हो जाए। अदरवाइज मैं ज्यादा स्लाइड में लिखता नहीं हूँ, लेकिन आप लोग के लिए थोड़ा सा बढ़ाना पड़ रहा है इसको, ताकि आपको सर फिर इसमें अगर बुक नहीं भी आप मिले तो जी बोले। सर आपका नॉलेज तो बड़ा मॉडर्न होता है सर, लेकिन थोड़ा सा उर्दू में हो जाता है सर, या कोई भारी वर्ड्स मुश्किल वर्ड्स होते हैं उसको उर्दू में ट्रांसलेशन हो जाता तो ज्यादा अच्छा होता। ट्रांसलेशन के लिए जो वर्ड आपको समझ में नहीं आए वो पूछ लीजिएगा, व्हाट्सएप पे हम ट्रांसलेट कर देंगे। दूसरे अच्छा सर, दूसरे ओके दूसरी बड़ी बात बता रहे हैं आपको, जो ये जो जी सब्जेक्ट सर, हम पढ़ रहे हैं ना, ये जी सर, कंप्लीटली आपको जो है ना, ये साइंटिफिक वर्ड्स हैं, इसका जो तर्जमा भी जो उर्दू जी बुक्स है ना, उन्होंने जो किया है, जी उनको सर, 90% को खुद समझ में नहीं आया, जो मन में आया वो मन में तर्जुमा कर दिया, तो उस चक्कर में फंसिएगा तो आप साइंस भूल जाइएगा। और थोड़ा थोड़ा तो इस वर्ड तो को चक्कर समझ, में फंस नहीं रहे सर। सर बोलना ये चाह रहे हैं कि आपका बिल्कुल नॉलेज लेटेस्ट है सर, इस वजह से ये शायद बुक में भी ना मिल पाए, मुझे जहाँ तक लग रहा नहीं 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 वो बात नहीं कर रहा मैं, आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब इस प्रोसेस में आप है। जी मेडिकल में जब आए हैं, ठीक है, तो जी कुछ चीजों की टर्मिनोलॉजी से डिजीज वगैरह है तो उसकी तो इन्होंने उर्दू में कर रखी है, और उर्दू में जी पाई जाने वाली जितनी बुक है ना उसमें ओरिजिनलिटी नहीं है। क्यों? उन्होंने जो चीजें अच्छा देखी, जो समझ में आया उसको ट्रांसलेट कर दिया, जो नहीं समझ में आया छोड़ के निकल गए। इसलिए आपका सोर्स हमेशा ऑथेंटिक होना चाहिए। जितनी भी उर्दू की बुक है ना वो पार्क का तर्जुमा है, और वो अपग्रेडेड भी नहीं है। पार्क आप देख लीजिए कि अब कौन सा हम लोग वॉल्यूम देख रहे हैं, पार्क का अभी जो हमारे पास है वो 25वां वॉल्यूम है, जी सर, ठीक है। और ये लोग 20 साल पहले जो बुक लिखा हुआ है, तो इसलिए बहुत सारी गलतियां हैं ट्रांसलेटेड बुक्स में। हाँ, पढ़ाने का जो मोड है मेरा तो ऑलमोस्ट उर्दू ही है, मैं इंग्लिश टू जी इंग्लिश सर, पढ़ा नहीं रहा हूँ। जो भी वर्ड जहां भी जी मुश्किल सर, आए अभी से लेके एग्जामिनेशन तक 20 बार पूछना, जी आप सर, 20 बार पूछिए, ठीक है, उसको हम बताएंगे इंशाल्लाह। एक जरा सा भी ओके शर्माना सर। नहीं, इसलिए बार बार इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जरा सा भी शर्माना पूछने नहीं। इसके बाद फिर कोई बताने वाला नहीं पूछ मिलेगा, खुद ही पढ़िएगा पूरे लाइफ। हाँ बोले। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और ये जरूरी नहीं कि जो उर्दू नहीं इंग्लिश नहीं जानते उसी के साथ ठीक हो सकता है, ये जो इंग्लिश जानते हैं उनके साथ भी दिक्कत हो सकती है कि बहुत सारे मेडिकल टर्म आपको समझ में नहीं आए, तो आप उसको बार बार सर, जो क्लियर। आप पढ़ा रहे हैं सर उसके लिए कौन सा बुक ये पार्क की बुक आती है, आप लोग ने पार्क जी की एक सर, बुक आती है अवेलेबल है, नई वाली हमने मंगवा भी दी करके, टेक्स्ट बुक ऑफ जी प्रिवेंटिव सर, एंड सोशल मेडिसिन जो है ना, के पार्क की, पूरी दुनिया में हाइजीन के लिए सब, पूरी दुनिया में बता रहा हूँ, ये इसकी मोनोपोली है, जी सर, इवन के वर्ल्ड के दूसरे हिस्से में भी इससे बढ़िया कोई बुक नहीं है। तो उसी से पढ़िए, कोई जरूरत सर। हो तो हम फिर उसके लिए हाजिर है इंशाल्लाह। सर उसका फ्रंट पेज अगर हम व्हाट्सएप पे शेयर कर देते सर तो बहुत अच्छा होता। आज हम एक जो पुराना पिछला मॉडल है ना वही हम, ये लेटेस्ट वाला तो नहीं मिलेगा आपको, जो 24th एडिशन है जी पूरी सर, बुक ही शेयर कर देंगे थोड़ी देर में आपको, तो जी बुक आप लोग सर, सॉफ्ट कॉपी में भी उसको देख सकते हैं। ठीक और है भी सर। कोई क्वेश्चन आप लोग